शुरू किया था गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता पीरियड, जिसे हम पढ़ रहे हैं लगभग 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और आप सब जानते हैं हमने कल पढ़ लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय हमें शुरू करना है, हमने रामगुप्त तक पढ़ लिया था, बिल्कुल सही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई और जितने भी सोर्सेज हमें मिले जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हीं सोर्सेज से हमें सबसे पहले इसमें श्रीगुप्त का नाम मिलता है, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसी का बेटा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। इसके बाद गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद इस वंश का सबसे ज्यादा पराक्रमी शासक जो है वो माना जाता है समुद्रगुप्त। और हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन उसकी हत्या उसी के छोटे भाई चंद्रगुप्त के द्वारा कर दी गई और उसके जो पत्नी थी ध्रुव देवी उससे विवाह भी किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया। और अगला शासक बना, हेडिंग डाल लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस वंश का महानतम शासक था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ये इस वंश का सबसे महान या महानतम शासक था। क्या गुप्ता डायनेस्टी पितृसत्तात्मक था? जी हाँ, बिल्कुल था। अगर हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करें और पर्टिकुलर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे गुप्त साम्राज्य में शासक को ही भगवान विष्णु का रूप माना जाता था और जो महारानी हुआ करती थी उसे लक्ष्मी का रूप उसकी जनता माना करती थी। सबसे ज्यादा ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार गुप्त साम्राज्य में हुआ था या गुप्ता पीरियड में हुआ था। और ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ही कहलाता है गुप्त वंश का सबसे महान राजा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु हैड 9 gems in his court. He was the first ruler of Indian history who had 9 gems in his court. भारतीय इतिहास में अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला ये प्रथम शासक था। भारत के इतिहास में सबसे पहले अपने दरबार में नवरत्न ही किसने रखे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रखे थे। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में आप सबने सुना है, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा फेमस भी अकबर के नवरत्न है, लेकिन सबसे पहला शासक नहीं था अकबर जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। अकबर के दरबार में सबसे खास और सबसे उसके प्रिय 9 लोग हुआ करते थे जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था और जो उसका कैबिनेट या मंत्री मंडल भी हुआ करता था। बिल्कुल इसी तरीके से अकबर से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने दरबार में नवरत्न रख चुका था जो उसके सबसे प्रिय 9 लोग हुआ करते थे। लेकिन अलग अलग शासनकालों में अलग अलग राजाओं के मंत्रिमंडल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इन दोनों के ही दरबार में कौन हुआ करते थे? नवरत्न हुआ करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक जिसको हम जानते हैं किस नाम से? कृष्णदेव राय के नाम से। कृष्णदेव राय के ही दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। इसके बाद एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए शिवाजी के मंत्रिमंडल को या मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में कौन हुआ करते थे? ये 8 प्रधान लोग हुआ करते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसके अलावा मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में हुआ करते थे अष्टछाप। तो अगर नवरत्न पूछे तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने रखे और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने रखे। अगर आपसे अष्टदिग्गज पूछे तो विजयनगर एम्पायर का सबसे महान राजा हुआ कृष्णदेव राय, उसके दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। अगर आपसे अष्टप्रधान पूछा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में हुआ करते थे अष्टप्रधान। अगर आपसे अष्टछाप पूछा जाए तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अष्टछाप हुआ करते थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इसीलिए हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए 9 gems ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। 9 gems ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। तो हम बात करेंगे उन 9 लोगों के बारे में जो 9 gems कहलाते हैं, जो नवरत्न कहलाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सबसे पहला लिखिए अमर सिंह। सबसे पहला लिखिए अमर सिंह। सबके बारे में 1 लाइन डिस्क्रिप्शन लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अमर सिंह, लिखेंगे ही वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर। ही वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर
एंड अ ग्रेट पोएट, यह एक संस्कृत कोशकार एवं एक महान कवि हुआ करता था। ही वॉज अ संस्कृत लेक्सिकोग्राफर एंड अ ग्रेट पोएट, यह एक संस्कृत कोशकार एवं महान कवि हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इसी ने संस्कृत की वोकैबुलरी या संस्कृत का ही शब्दकोश लिखा था अपनी ही एक पुस्तक में जिसका नाम है अमरकोश। आपसे पूछेंगे अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के ही नवरत्नों में से एक हुआ करता था। अगला लिखेंगे धनवंतरी। अगला लिखिए धनवंतरी। ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्त काल का एक महान चिकित्सक था। ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्त काल का एक महान चिकित्सक था। धनवंतरी वॉज अ ग्रेट फिजिशियन ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्त काल का एक महान चिकित्सक था। अगला लिखेंगे हरिशेन। अगला लिखिए हरिशेन और लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ गुप्ता पीरियड, ये भी एक गुप्तकाल का महान कवि था। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ गुप्ता पीरियड, ये भी गुप्तकाल का एक महान कवि था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं समुद्रगुप्त ने हरिशेन के ही द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया था। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या है? एक प्रशंसाओं से भरा लेख इसने इलाहाबाद पिलर एडिक्ट में लिखवाया था, जिसके बारे में मैंने जिक्र आपको कल की क्लास में भी किया था। प्रयाग स्तंभ में या इलाहाबाद पिलर में इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में। इसके बाद अगला नवरत्न लिखिए कालिदास। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ गुप्ता पीरियड, ये भी गुप्तकाल का एक महान कवि था। सर जो लोग गुप्ता सरनेम लगाते हैं क्या उनका गुप्ता डायनेस्टी से कोई लिंक है? मेरे भाई मैंने आपको कल लिखवाया था पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख, जो लिखवाया गया था प्रभावती के द्वारा। और उसी लेख में प्रभावती ने गुप्त साम्राज्य के शासकों को धारण गोत्र का बताया है। और अगर वर्तमान में बात करें तो जो धारण गोत्र होता है वो किसमें होता है? वैश्य समाज के लोगों में होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आज सरनेम गुप्ता लगाते हैं तो वो वंशज हो सकते हैं उन शासकों के जो गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य में रूल किया करते थे। थर्ड पॉइंट रिपीट, कल मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन हुआ करता था। और जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था तो उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, विक्रमांक की उपाधि ली थी और हरिशेन से ही अपनी विजयों का वर्णन करने के लिए कहा था इलाहाबाद स्तंभ लेख में या प्रयाग स्तंभ लेख में। और फिर वो जो अप्रेजल नोट था या जो वो प्रशस्ति लेख था जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं वो लिखवाया ही किसके द्वारा गया था? हरिशेन के द्वारा। ये मैंने आपको बताया और जिसके बारे में हम कल भी बात कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला नवरत्न लिखिए शपनक। अगला लिखिए शपनक और इसमें लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑफ गुप्ता पीरियड। धनवंतरी की बुक का नाम, इसका मतलब आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, आप सीधा मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए। आज कल की क्लास अटेंड करेंगे तो धनवंतरी की किताब का नाम मिल जाएगा लिखा हुआ, कल मैंने लिखवाया था। कल वाली क्लास अटेंड कीजिएगा आज की क्लास अटेंड करने के बाद। शपनक ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्तकाल का एक प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री था। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिली है। इसके बाद लिखिए शंकु या शंकु। अगला लिखेंगे शंकु या शंकु और लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, ये गुप्त काल का एक प्रसिद्ध स्थापत्यकार था या आर्किटेक्ट था। जी बिल्कुल एक ही बात है, आर्किटेक्ट कह लीजिए, वास्तुकार कह लीजिए, स्थापत्यकार कह लीजिए, एक ही बात है। नेक्स्ट लिखेंगे वराह मिहिर। अगला लिखिए वराह मिहिर। ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये गुप्त काल का एक महान खगोल शास्त्री था। इज इट ट्रू दैट गुप्ता डायनेस्टी में लिटरेचर अपने टॉप पर था? जी हाँ बिल्कुल। अगर हम संस्कृत के बारे में बात करें और संस्कृत साहित्य के बारे में बात करें मनीष, तो उसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ही गुप्त काल में माना जाता है। इसीलिए गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल ही गुप्त काल को कहते हैं और दूसरा स्वर्ण काल मुगल काल को कहा जाता है। वराह मिहिर हम सब जानते हैं, मैंने कल आपको लिखवाया था वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, दोनों की दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई हैं। और ये एक महान एस्ट्रोनॉमर या खगोल शास्त्री हुआ करता था गुप्त काल का। इसके बाद अगला लिखेंगे, अगला लिखिए वररुचि। अगला लिखिए वररुचि और लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था। ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, यह एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था। और लास्ट लिखेंगे वेताल भट्ट।
लास्ट लिखिए वेताल भट्ट, और इसमें लिख लीजिएगा ही वॉज अ ग्रेट मैजिशियन, ये एक महान जादूगर था। ही वॉज अ ग्रेट मैजिशियन, यह एक महान जादूगर था। वेताल भट्ट, ये 9 लोग मिलकर ही क्या कहलाते थे? 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय से पूछा जाने वाला एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था जिसे हम फाहियान के नाम से जानते हैं। इन 399 एडी, लगभग 399 ईस्वी में, अ फेमस चाइनीज ट्रैवलर, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, अ फेमस चाइनीज ट्रैवलर, एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, फाहियान अराइव्ड इन इंडिया। और ध्यान रखेंगे ही स्टेड हियर फॉर 15 ईयर्स, और ये 15 वर्ष तक भारत में रहा। लगभग 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक फाहियान भारत में रहा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, और ही किल्ड द लास्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी, रुद्रसेन थर्ड। इसी ने शक वंश के अंतिम शासक, इसी ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय की हत्या की और भारत से शक वंश का अंत किया। अगर आपसे पूछें कि हु डिस्ट्रॉयड साका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया, तो ध्यान रखेंगे ही वाज चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन हुआ क्या, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने आपको कल बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही बेटी या इसकी पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था प्रभावती। और ये जो प्रभावती थी ये प्रेम किया करती थी और विवाह करना चाहती थी एक शासक से, एक रूलर से जिसका नाम था रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय। और ये जो रुद्रसेन द्वितीय था ये दक्षिण भारत के वाकाटक डायनेस्टी या वाकाटक वंश का राजा था। लेकिन प्रभावती से प्रेम किया करता था और इससे विवाह करना चाहता था एक और शासक जिसका नाम था रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय। और ये जो रुद्रसेन तृतीय था ये उत्तर भारत के शक वंश का राजा था। प्रभावती तो विवाह करना चाहती थी रुद्रसेन सेकंड से जो वाकाटक वंश का था, और रुद्रसेन तृतीय विवाह करना चाहता था प्रभावती से जो शक वंश का राजा था। रुद्रसेन तृतीय ने प्रभावती को परेशान करना शुरू किया और इसी बात की कंप्लेंट प्रभावती ने किससे करी? चंद्रगुप्त सेकंड से करी। क्रोध में आकर चंद्रगुप्त द्वितीय के ही द्वारा रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी गई, रुद्रसेन थर्ड को मार दिया गया। और क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ तो चंद्रगुप्त सेकंड डिस्ट्रॉयड एंटायर साका डायनेस्टी फ्रॉम इंडिया, और इसने पूरे के पूरे शक वंश का ही भारत से अंत कर दिया। और भारत से शक वंश का अंत करके चंद्रगुप्त सेकंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और ध्यान रखेंगे भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ही वाज फर्स्ट रूलर, ये प्रथम शासक था। इतिहास में टोटल 14 रूलर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिसमें सबसे पहला चंद्रगुप्त द्वितीय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज लास्ट विक्रमादित्य ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखेंगे ही वाज हेमू, जिसे या जिसका वास्तविक नाम क्या था? हेमचंद्र। ये वही हेमू है जिसने 1556 में अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और जो मारा गया था किसमें? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही वो शासक है जिसने भारत से शक वंश का अंत किया और शक वंश के ही अंतिम राजा रुद्रसेन थर्ड की हत्या करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण क्यों की? क्योंकि 57 बीसी में, 57 बीसी में उज्जैन का ही एक राजा हुआ करता था और इस उज्जैन के राजा का भी नाम क्या था? विक्रमादित्य। और इसी ने उज्जैन में शकों की शाखाओं को ध्वस्त करके, डिस्ट्रॉय करके 57 बीसी में ही क्या चलाया था? हम सब जानते हैं एक नया कैलेंडर विक्रम संवत चलाया था, जिसे हम हिंदू कैलेंडर मानते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी संवत से, विक्रम संवत से ही हम तिथियां मानते हैं। लेकिन उसके बाद जब 4th सेंचुरी में, जब 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना तो इसी ने शक वंश के अंतिम राजा रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और हम सब जानते हैं ये जो विक्रमादित्य शब्द है ये विक्रम और आदित्य से मिलकर बना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बताइए विक्रमादित्य की उपाधि में शासक की तुलना किस देवता से की गई है? तो ध्यान रखेंगे विक्रम प्लस या जमा आदित्य से मिलकर क्या बना है? विक्रमादित्य बना है, जिसका विक्रम आदित्य जैसा हो। आदित्य का मतलब हम सब जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य देव को ही क्या कहा जाता है? आदित्य कहा जाता है, क्योंकि वो अदिति के पुत्र है। तो जिसका विक्रम आदित्य जैसा हो वही क्या कहलाता है? विक्रमादित्य। कहने का मतलब इसमें सूर्य देव से तुलना की गई है किसकी? शासक की। यही सवाल एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं विक्रम और आदित्य से ही तो मिलकर क्या बनता है? विक्रमादित्य बनता है, जिसकी उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने ली थी और लास्ट में हेमू ने ली थी, जब हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था हुमायूं के मरने के बाद। भाई 1556 ईस्वी में आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की डेथ हुई थी। और जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई थी तो दिल्ली के खाली सिंहासन पर हेमू ने अधिकार कर लिया था, जो हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू शासक हुआ करता था, एक हिंदू रूलर हुआ करता था। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा भी कौन कहलाता है? हेमू कहलाता है या हेमचंद्र कहलाता है। फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
ध्यान रखेंगे मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म वाज हैपेंड इन गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। और अगर हम संस्कृत साहित्य के बारे में बात करें तो उसका भी सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में ही हुआ। और ध्यान रखेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सबसे ज्यादा वैष्णव और भागवत धर्म का प्रचार हुआ। आप सब जानते हैं वैष्णव धर्म वो धर्म है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा याचना की जाती है। और इसके अलावा सर ये सब 12th की बुक में था, थैंक्स, याद आ रहा है आप सब धीरे धीरे। चलो बढ़िया है भाई, अगर याद आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। 12th की किताब में नहीं होगा, 11th की किताब में मिलेगा। 11th में प्राचीन भारत हम लोगों को पढ़ना होता है जी। तो ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ परम भागवत। इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ परम भागवत। और दोस्तों ध्यान रखेंगे गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में ही भारत का सबसे पहले मंदिर या सबसे पहला मंदिर बनवाया गया था। फर्स्ट टेंपल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम मंदिर जो कहलाता है दशावतार टेंपल, जो कहलाता है दशावतार मंदिर, जो कहां पर है, जिसका निर्माण देवगढ़ झांसी में करवाया गया था, जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वर्तमान में ये देवगढ़ नामक स्थान जो है वो अब मेरे ख्याल से झांसी में नहीं, अब ललितपुर में होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ नामक स्थान पर भारत का सबसे पहला मंदिर बना था, जो कहलाया करता था दशावतार टेंपल या दशावतार मंदिर। जी, इसके बाद ध्यान रखेंगे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसे हम जानते हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से। इसके बाद अगला रूलर बना कुमारगुप्त। 412 ईस्वी से लगभग 454 ईस्वी तक गुप्त काल का अगला शासक बना कुमारगुप्त। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सब जानते हैं 413 ईस्वी में कुमारगुप्त के ही द्वारा स्थापना करवाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय की। इसी के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और हम सब जानते हैं विच इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, जिसे वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी को ही वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। जी नहीं, इससे पहले भारत में मंदिर होने के साक्ष्य या मंदिर होने के एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया। वर्तमान भारत का मतलब उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन अगर सवाल सिर्फ यह है कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो आप आंसर क्या करेंगे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहलाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन आप सब जानते हैं गांधार की राजधानी ही तक्षशिला हुआ करती थी। लेकिन जो तक्षशिला है वो अब कहां पर पहुंच गया? पाकिस्तान में। तो इसीलिए अगर केवल भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो तक्षशिला होगा। लेकिन वर्तमान भारत का पूछे, प्रेजेंट इंडिया का पूछे, तो क्या हो जाएगा? नालंदा यूनिवर्सिटी। ध्यान रखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन। ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और क्योंकि बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था ये विश्वविद्यालय, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायाना बौद्ध कहा जाता है। किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन हम सब जानते हैं 1204-5 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम और सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को या नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करवा दिया गया और दैट वाज डिस्ट्रॉयड। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसकी लाइब्रेरी में आग लगवा दी गई थी। और वो इतनी भीषण थी कि कई महीनों तक आग जलती रही। और प्राचीन भारत को पढ़ने के हमारे जो ज्यादातर लिटरेरी सोर्सेस थे या जो ज्यादातर साहित्यिक स्रोत थे, तो ध्यान रखेंगे वो जलकर नष्ट ही कहां पर हो गए थे? नालंदा विश्वविद्यालय में या नालंदा यूनिवर्सिटी में। और वो वेद जिनकी रचना वैदिक काल में हुई थी, उन्हें सबसे पहले स्क्रिप्टेड या लिपिबद्ध भी कब किया गया था? गुप्त काल में। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे वेदों की रचना हुई थी वैदिक काल में और पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में, उन्हें संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिखा ही गुप्त काल में गया था। और क्योंकि गुप्त काल में ही सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे वेदों की ओरिजिनल कॉपीज थी जो संस्कृत में लिखित थे, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही जलकर क्या हुई थी? नष्ट हुई थी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कुमारगुप्त से बनता है, लिखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य, इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसीलिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए गुप्त काल में या गुप्ता पीरियड के हमें सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस या सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे इन गुप्ता पीरियड कुमारगुप्त हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं।
जी चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखेंगे कुमार गुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, हु इज कंसीडर्ड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो इस वंश का अंतिम महान शासक कहलाता है। और ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछें कि हु वॉज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक, लिख लीजिए स्कंदगुप्त। लगभग 454 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। और हम सब जानते हैं स्कंदगुप्त के ही द्वारा सेकंड रेनोवेशन या द्वितीय मरम्मत करवाई गई थी किसकी? सुदर्शन लेक की या सुदर्शन झील की। आपने मौर्य डायनेस्टी में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। इसकी 2 बार मरम्मत हुई थी, पहली बार जो रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई और दूसरी बार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई, जिसका पता हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से या जूनागढ़ अभिलेख से चला है। और ध्यान रखेंगे ही अपॉइंटेड चक्रपालित फॉर दैट, और इसके लिए स्कंदगुप्त ने चक्रपालित को नियुक्त किया था। अब ये चक्रपालित कौन था? ध्यान रखेंगे ही वॉज सन ऑफ पर्णदत्त, ये पर्णदत्त का पुत्र था। और ये जो पर्णदत्त है ये कौन था? ही वॉज गवर्नर ऑफ गुजरात दैट टाइम। इसके अलावा फर्स्ट अटैक ऑफ हूण रूलर्स या हूणों का प्रथम आक्रमण भी स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ। हूण शासक कुछ विदेशी रूलर्स थे, ये कुछ विदेशी थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में सबसे पहले अटैक किया था। और ध्यान रखेंगे हूणों का ही शासक हुआ करता था जिसका नाम था तोरमाण। इसी तोरमाण को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, इसीलिए गुप्त साम्राज्य में हूणों का विनाशक भी किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को कहा जाता है। लेकिन इसके बाद अचानक जी ध्यान रखेंगे हूणों का ही शासक जिसका नाम था तोरमाण, इसी को पराजित किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। लेकिन इसके बाद हूणों के लगातार आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर होने लगे और इसी की वजह से यही सबसे मेन रीजन था कि वो जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत तेजी से क्या हुआ? कमजोर हुआ। और भी शासक हुए, उपगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, लेकिन ध्यान रखेंगे फाइनली लगभग 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ एंड द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्त, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। और ध्यान रखेंगे इसी को कुमारगुप्त थर्ड या कुमारगुप्त तृतीय भी कहा जाता है। जैसे ही गुप्त साम्राज्य समाप्त हुआ तो अब तक जो इंपॉर्टेंस मगध की थी, अब वो इंपॉर्टेंस या वो वैभवता मगध की नहीं रही, और वैभवता और इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खिसक कर कहां पर आ गई? उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर। और इसके बाद आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू राजा उत्तर भारत के ही पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे ही खत्म होता है गुप्ता पीरियड, बस यहीं से पोस्ट गुप्ता पीरियड शुरू होता है, जिसे आप प्री मेडिवल इंडिया भी कह सकते हैं। तो हम अगली बार जब मिलेंगे